एनसीईआरटी भूगोल के दूसरे इकाई को पढ़ेंगे कृषि संसाधन। इसमें हम लोग सबसे पहले कृषि को देखेंगे, फिर कृषि क्या होता है और कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्योंकि कृषि का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। इन सब को जानेंगे। फिर भारत में कृषि का महत्व है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए भारत में कृषि की कुछ महत्व भी है और कृषि की कुछ विशेषता भी है। इन सबको हम जानेंगे। फिर भारत के महत्वपूर्ण यहाँ के जो खदान है, धान, गेहूँ, गर्मा फसल, इन सब के बारे में। फिर जो मोटे अनाज है, मकई, जो कि बिहारियों का प्रमुख भोजन के रूप में आप ले सकते हैं, ये है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। और अंतिम में हम भारत में पशुधन के बारे में देखेंगे। फिर भारत में जो खाद्य सुरक्षा की जो तकनीकी अपनाई जा रही है, वो क्यों अपनाई जा रही है और ये क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि क्या है। तो कृषि हम लोग के लिए जो हम लोग के आर्थिक उपार्जन के लिए एक प्रक्रिया है, और कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब क्रियाकलापें आती है। अब अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि का बहुत ही महत्व है, इसका कारण है कि भारत की जलवायु जो है विविधता वाली है। भारत में वर्षा जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा आता है। और फिर भारत में फसलों को बढ़ने के लिए यहाँ पे एक लंबा वर्धन काल मिलता है। वर्धन काल कहने का अर्थ हुआ कि पौधे के बोने से लेकर उसे बढ़ने का जो समय होता है, उसको वर्धन काल कहा जाता है। फिर भारत में सतत वाहिनी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। उन सब के जल के कारण यहाँ की सिंचाई व्यवस्था है जो काफ़ी दुरुस्त है, और फिर मानसूनी वर्षा के प्रभाव के कारण सिंचाई अच्छा होता है, और इस कारण यहाँ पे जो कृषि उत्पादन है वो भी अच्छा होता है। अब भारत के कृषि की कुछ विशेषता है, इसे आप विशेषता भी कहिए और इसका महत्व भी कहिए। भारत की कृषि की सबसे पहली विशेषता यह है कि ये आर्थिक जीवन का प्राण होता है, यानी कि देश के लोगों के देश की जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग कृषि कार्य में ही लगा हुआ है। इसमें दूसरा है कि जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करता है। हम लोग की चूँकि जनसंख्या जो है हम लोग की काफ़ी बड़ी है, और अगर हम लोग के पास कृषि उत्पादन की सुविधाएँ नहीं होती तो शायद हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा भूखमरी होती। लेकिन हम लोग कृषि में संपन्न देश हैं, यही कारण है कि जनसंख्या के लिए हमें भोजन मिल जाता है। तीसरा कारण है कि उद्योगों को कच्चा माल देता है। हमारी कृषि जो है हमारे उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जैसे गन्ना, ये चीनी उद्योग को कच्चा माल देता है। फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इस तरह हमारे उद्योगों को बढ़ाने में भी कृषि सहायक होता है। अब चौथा है इसमें अर्थव्यवस्था में योगदान। तो हमारी कृषि का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान है, और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो 24% योगदान है। लेकिन अब लगातार ये जो है घटता जा रहा है, और ये काफ़ी दुख का विषय है, और घटते हुए लगभग 17% तक आ चुका है। तो हमें इस बात पे गहन ध्यान देना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि हम लोग की जो कृषि यानी कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कृषि का योगदान हो वो बढ़े। अब पांचवा है जीवन निर्वाह कृषि। भारतीय कृषि जो है जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे उतना सा ही उत्पादन होता है जितना का उपयोग हो जाता है, यानी कि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उत्पादन हो पाता है, तो इसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। अब भारत का जो जनसंख्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, और भूमि का जो क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है। तो अब हमें लेकिन हमारी जनसंख्या को भोजन देने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। हमें अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो ऐसा हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, प्रति हेक्टेयर में वृद्धि करके, यानी कि इसको वृद्धि करने में हम पूंजी निवेश का उपयोग कर सकते हैं, यानी पूंजी का उपयोग करके और फसल को बढ़ावा देने वाली चीज़ों का उपयोग करके हम प्रति हेक्टेयर में वृद्धि कर सकते हैं। और दूसरा है शस्य गहनता बढ़ाकर। शस्य गहनता होता है कि एक वर्ष में एक खेत में अधिकाधिक फसलों को उपजाकर और लाभ प्राप्त कर लेना ही शस्य गहनता कहलाता है। अब इसको इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास 3 हेक्टेयर भूमि है। आपने जब गेहूँ का फसल उत्पन्न होगा उस समय आपने गेहूँ लगा लिया, फिर धान यानी खरीफ फसल के समय आपने धान लगा लिया, फिर गर्मा फसल के समय आपने दलहन या फिर तिलहन का कोई पौधा बोकर आपने लाभ प्राप्त किया। और आपके पास 3 हेक्टेयर भूमि था और आपने इसका 3 बार उपयोग किया, यानी आपने 9 हेक्टेयर भूमि तक का जो उत्पादन होता उसका लाभ प्राप्त कर लिया। तो शस्य गहनता ऐसे निकाला जाता है कि जो कुल बोया गया क्षेत्र होता है, हम लोगों ने कुल बोया क्षेत्र 3 था, और यानी कि ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद जो पूरा बोया गया क्षेत्र होता है, यानी कि 3 हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने 3 बार उपयोग किया, तो ये हुआ 9, और गुणे करते हैं 100।
तो इस तरह जो होता है 300% हो जाता है। अब शस्य गहनता को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि ये कुछ कारकों पे निर्भर करता है, और वो कारक है उर्वरक, कीटनाशक, फिर सिंचाई के साधन, इन सबको हम प्राप्त करके और हम अपनी शस्य गहनता को बढ़ा सकते हैं। पंजाब जो है शस्य गहनता में सबसे अग्रणी है, और बिहार जो है इसमें काफ़ी पीछे है, क्योंकि जो शस्य गहनता की जो बढ़ाने वाले कारक है, जैसे कि उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, सिंचाई के साधन है, इन सबको पूंजी से खरीदा जा सकता है। और बिहार तो देश का काफ़ी निर्धन राज्य है, इसलिए इसका शस्य गहनता भी काफ़ी कम है। अब अगर भारत में कृषि के प्रकार को देखा जाए तो भारत में प्राचीन काल से 3 ही कृषि का प्रकार आ रहा है, और अभी तक ये तीनों हैं। ये पहला है, इसमें प्रारंभिक जीविका कृषि, इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। इसको कर्तन और दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि, इसके अंतर्गत जो होता है एक क्षेत्र को साफ करके और उसका उपयोग किया जाता है, यानी उस पर फसल को उपजाया जाता है। फिर जब वो उसका उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता है तो उस क्षेत्र को परती छोड़ दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र पे ऐसा ही क्रिया अपनाया जाता है। इसी को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह की जो कृषि होती है उसे झूम कृषि कहते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, और मणिपुर की तरफ इसको पामलू भी कहते हैं। अब दूसरा है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि और जीवन निर्वाह कृषि दोनों एक होता है। इसमें यानी कि भूमि पे जब जनसंख्या का जब दबाव बढ़ता है तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाता है, और इसके लिए गहन कृषि की जाती है, यानी कि थोड़े से ही भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है गहन जीविका कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि दोनों एक ही होता है। यानी कि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से फसलों को लगाया जाता है, जैसे गन्ना को लगाया जाता है, जूट को लगाया जाता है, ये सब व्यापार के उद्देश्य से लगाया जाता है। अब इस व्यापारिक यानी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही रोपण कृषि आता है। रोपण कृषि कहने का अर्थ हुआ कि ये कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक बार फसल को लगा दिया जाता है और उसे सालों साल लाभ प्राप्त किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, ये सब जो है रोपण कृषि के उदाहरण है। ये अब इसके बाद भारत में फसल का प्रारूप आता है। तो भारत में जो फसल का प्रारूप है वो भी 3 प्रकार का है। इसमें पहला जो है रबी फसल है, और ये सब मौसम पे आधारित होते हैं। रबी फसल जो होता है शीत ऋतु में लगाया जाता है, खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में, और गर्मा फसल जो होता है ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। तो रबी फसल जो होता है अक्टूबर और दिसंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल और जून में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि आता है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि गेहूँ किस फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल इसका आंसर होगा। अब दूसरा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर के बीच काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत धान, मकई, बाजरा ये सब आते हैं। तीसरा है गर्मा फसल। गर्मा फसल के अंतर्गत भी धान और मकई सब्जियां आती हैं। सब्जियां में खीरा, ककड़ी ये सब बोया जाता है। ये फसल रबी फसल और खरीफ फसल के बीच जो ग्रीष्म का काल होता है उसी में लगाया जाता है। अब भारत की जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा वर्षा पे निर्भर है, और वर्षा पे निर्भर होने के कारण ही भारत की कृषि को वर्षाधीन कृषि या वर्षा पोषित कृषि कहा जाता है। तो भारत में वर्षा पे जो पोषित कृषि है वो 2 प्रकार की है। पहला है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। यानी कि जो शुष्क भूमि कृषि होता है, शुष्क भूमि जो कृषि होता है, भूमि कृषि, ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, यानी 75 सेंटीमीटर माइनस, यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। और जो आर्द्र भूमि कृषि है, आर्द्र भूमि कृषि वो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। अब भारत में एक समरेखा भी होता है, वो है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें धान लगाया जाता है, और जो 100 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र होते हैं उसमें गेहूं लगाया जाता है। इसीलिए 100 सेंटीमीटर को समवर्षा रेखा भी कहा जाता है। अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण फसलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें धान भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और भारत जो है विश्व के 22% जो होता है धान का उत्पादन करता है, यानी विश्व के 22% चावल क्षेत्र जो है भारत में पाए जाते हैं। अब धान के उत्पादन के लिए
कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए। और इसमें सबसे पहला है तापमान। तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है धान की खेती के लिए, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस इसके बोते समय, और फिर जब ये बढ़ता है तो उस समय 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और अंतिम में कटाई के समय यानी जब धान की फसल की कटाई होती है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा है वर्षा। वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि धान की फसल में वर्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत अधिक वर्षा का इसमें उपयोग होता है। 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिट्टी। तो मिट्टी में धान के उत्पादन के लिए चिक्का युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और चौथा है श्रम। श्रम के अंतर्गत मानव श्रम आएगा, और इसमें जो होता है श्रम का काफ़ी अधिक लगता है मानव श्रम, यानी कि जब धान का फसल लगता है, चूँकि यह प्रत्यारोपित होता है इस कारण इसमें ज़्यादा श्रम लगता है। फिर इसके बढ़ने से लेकर इसकी कटाई तक के समय तक सब ज़्यादा श्रम लगता है। अब भारत में अगर धान के वितरण को देखा जाए तो यह बिहार, उत्तर प्रदेश सारे राज्यों में, यानी कि लगभग सारे राज्यों में इसका उत्पादन होता है, क्योंकि यह यहाँ का प्रमुख खदान फसल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल का ये वहाँ का प्रमुख खाद है, और इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उत्पादित भी होता है। और यहाँ पे धान की 3 किस्मों का उत्पादन होता है, आश, अमन और बोरो। ये 3 धान की जो किस्में हैं पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं। अब दूसरा है गेहूँ। गेहूँ जो है भारत का दूसरा खदान फसल है, और भारत पूरे विश्व के 10% गेहूँ का उत्पादन करता है, और गेहूँ के उत्पादन में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ जो है सबसे अधिक उत्पादित होता है, और ये क्षेत्रफल के अनुसार है, यानी कि वहाँ पे गेहूँ का क्षेत्र ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर इसको शस्य गहनता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में गेहूँ का उत्पादन होता है। अब तीसरा है हमारा मोटा अनाज। तो मोटे अनाज में हमारा ज्वार, बाजरा और रागी आता है, और ये भारत के जो प्राचीन भारतीय थे उन लोगों का ये महत्वपूर्ण जो था खदान था। सबसे पहले धान और गेहूँ, और ये तीसरा है। इसमें ज्वार जो है ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक लगाया जाता है 51%। फिर बाजरा का उत्पादन जो है गुजरात में होता है 24%, यानी पूरे भारत के जो बाजरा का उत्पादन है उसका 24% गुजरात में उपजाया जाता है। तीसरा है रागी। ये एक शुष्क फसल कृषि है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए। ये सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। अब भारत में दलहन, तिलहन का भी उत्पादन होता है, और भारत में दालों के विकास के लिए, दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोत होता है, और उससे जो होता है लोगों को ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और वो प्रोटीन का एक प्रमुख यानी शाकाहारियों का प्रमुख भोजन है। तो भारत में दाल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यानी उसे ज़्यादा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 86 से 87 ईस्वी में लाया गया था। और अब एक और है मकई। मकई भी एक मोटा अनाज है, और ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसके भी यानी उपज के लिए यानी इसे उत्पादित करने के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और इसमें ग्लूकोज और मंड दोनों पाया जाता है। इसी कारण इसे पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं को मोटा करने के लिए। और यहाँ के जो मनुष्य यानी कि जो मानव होते हैं वे लोग भी इसे खाते हैं। और मकई जो है सबसे अधिक उत्पादित भी किया जाता है, और मकई का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। और मकई ग्लूकोज और मंड के भंडार होने के कारण इसका जो उपयोग होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद गन्ना जो है भारत के बाँस के प्रजाति का एक पौधा है, और बाँस में ये सबसे लंबा बाँस होता है, और भारत को गन्ने का जन्मभूमि भी माना जाता है। इसके बाद है हमारा चाय जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि यानी कि एक बार फसल को उपजा के और कई बार उसका लाभ प्राप्त करना, और इसे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही लगाया गया था। भारत जो है जो इसका उत्पादन करता है, और बहुत ही यहाँ खुशबूदार चाय बनता है। और असम के यानी चाय पत्ती का उत्पादन होता है, और असम के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे अच्छा इसका उत्पादन होता है, असम में भी होता है। दूसरा है कॉफ़ी।
दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। भारत में 3 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। और भारत जो है अरेबिका कॉफ़ी, यानी भारत में किस कॉफ़ी का उत्पादन होता है? अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है और बहुत ही उत्तम कोटि के अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अब चाय और कॉफ़ी ये दोनों जो है पेय फसल के अंतर्गत आता है, यानी कि ये पीने वाली फसल है, यानी इनसे जो होता है पीने के लिए फसलों का उत्पादन होता है। अब एक और है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल के अंतर्गत कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये चारों आते हैं। इनमें कपास के उत्पादन के लिए भारत में कपास का उत्पादन होता है और ये कपास जो है काली मिट्टी में लगाई जाती है और दक्कन के यानी कि गुजरात के क्षेत्रों में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास के उत्पादन के लिए 210 दिन चाहिए पाला रहित, और फिर कपास का जो मूल स्थान है भारत को ही माना जाता है। अब इसमें दूसरा है जूट को यहाँ का सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट के उत्पादन में काफ़ी वर्षा की आवश्यकता होती है और ये इसके उत्पादन के बाद इसे सराहने के लिए भी जल की मात्रा चाहिए। अब भारत में जो कृषि है ये उच्च रफ्तार से नहीं बढ़ रही जैसे पहले थी, यानी उतनी विकसित नहीं रही अब। तो भारत में कृषि को, और फिर यहाँ भी सबसे ज़्यादा पशु भारत में ही पाया जाता है, पूरे विश्व का 57% भैंस और 14% गाय। तो यहाँ की यानी कि ये सब पशु पाए जाते हैं, तो उनमें दूध के उत्पादन लाने के लिए और कृषि में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किया गया। उनमें है 1967 ईस्वी में, यानी कि 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आया फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। श्वेत क्रांति आया दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसके जो प्रणेता थे वो थे MS स्वामीनाथन और इसके प्रणेता थे वर्गीज कुरियन, यानी कि इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है और इसके प्रणेता वर्गीज कुरियन थे। भारत में दुग्ध क्रांति के यानी वर्गीज कुरियन। अब भारत में जो किसान जो है अब फसल का उत्पादन करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इसके कारण बिचौलिए होते हैं। तो भारत सरकार ने बिचौलियों को रोकने के लिए, यानी कि किसानों को उनके उपज का लाभ प्राप्त करवाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया है और उसके अंतर्गत एक फसल का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। उससे कम पैसे देकर, यानी उससे कम कीमत से आप फसलों को नहीं खरीद सकते, आपको उतना निर्धारित कर दिया गया, उससे अधिक पैसे से ही खरीदना होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी जो है भारत के लोग जो हैं भूखमरी से मर रहे हैं, यानी कि भारत में जो है भूखमरी व्याप्त हो गया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा बनाया है। रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी मूलभूत आवश्यकता होती हैं और हम लोग एक कृषि प्रधान होते हुए भी, यानी हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी भूखमरी से घिरा हुआ है। तो उसी को यानी कि उसके निराकार करने के लिए, यानी भूखमरी के निराकार के लिए ही भारत में 2 संस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें पहला है FCI जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है जन वितरण प्रणाली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो ये हम लोग को अनाज मिलता है उसी के अंतर्गत। अब इन दोनों को जो लाभ है वो भारत में उपभोक्ताओं को मिलता है और उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला APL, दूसरा BPL। APL कहने का अर्थ हुआ एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा है उससे जो ऊपर के लोग हैं, यानी कि वैसे लोगों की गिनती जो होती है जो दलित वर्ग हैं वैसे वर्गों में, यानी कि जो गरीब वर्ग हैं वैसे वर्गों में नहीं होती, ये लोग एबव होते हैं, ऊपर होते हैं गरीबी रेखा के। और दूसरा है BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उन्हें ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं PDS में भी और FCI में भी। इस तरह हमारे देश की जो कृषि है ये कृषि उत्पादन के साथ ही साथ यहाँ के पशुओं को भी विकसित करने में और देश की अर्थव्यवस्था के योगदान देने में अपनी भूमिका निभा रही है। हम लोग कृषि संसाधन के टेस्ट पेपर को देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रवि फसल का उदाहरण है। तो रवि फसल के उदाहरण को आप ऑप्शन के अनुसार देंगे और ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण होगा गेहूँ, ये फेमस उदाहरण है गेहूँ रवि फसल का। गेहूँ, जौ, चना, मटर, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन में हो तो ये रवि फसल का उदाहरण हो सकता है। दूसरा है खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल धान है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब खरीफ फसलों के उदाहरण हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हम लोगों ने देखा था कि 1967 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रणेता थे एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हो कि 1960 के दशक में, तो ये हो जाएगा 1960 के दशक में, और अगर इसका एग्जैक्ट वर्ष पूछे तो 1967 ईस्वी होगा और प्रणेता होंगे एम.एस. स्वामीनाथन। चौथा क्वेश्चन है कि हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो धान जो है हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसे हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था कि धान प्रमुख है और पूरे विश्व का जो धान का क्षेत्र है यानी चावल का क्षेत्र वो भारत में 22% है। इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो इसे भी हम लोगों ने देखा था कि सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। जूट भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है। अगर वही क्वेश्चन हो कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होता है कपास। कपास को उजला सोना के नाम से विभूषित किया गया है। फिर छठा क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए कितने पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। तो कपास के उत्पादन के लिए 210 दिन पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। और कपास जो है काली मिट्टी में लगता है और गुजरात में उत्पादन जो होता है इसका होता है सर्वाधिक, क्योंकि काली मिट्टी वहीं पाई जाती है। 210 दिन इसका आंसर होगा। फिर सातवां क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो कॉफ़ी जो है हमारे दक्षिण भारत में उगाई जाती है और दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, यानी कि इसका आंसर होगा कर्नाटक। और कॉफ़ी का उत्पादन जो है कहवा से होता है। आठवां क्वेश्चन है कि रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत के धान का कटोरा कहलाता है। तो भारत के जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो भारत का धान का कटोरा कहलाता है, यानी कि कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। वैसे उत्तर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो धान का कटोरा है और पश्चिमी क्षेत्र है वो जो गेहूं का कटोरा है। लेकिन अगर ये क्षेत्र का नाम पूछ दिया है और उत्तर भारत के क्षेत्र का नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत डैश प्रधान देश है। तो इसे तो सब कोई जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो वैसी कृषि प्रणाली जो वर्षा की सहायता से विकसित की जाती है शुष्क कृषि प्रणाली कही जाती है, यानी कि इसका आंसर होगा शुष्क कृषि। शुष्क कृषि कहलाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनानास का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो भारत का जो मेघालय है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनानास का उत्पादन होता है, मेघालय। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेशेदार फसल है। तो हम लोगों ने देखा था कि रेशेदार फसल के अंतर्गत भारत में 4 महत्वपूर्ण रेशेदार फसल थे। कपास था, जूट था, शन था और प्राकृतिक रेशम था। तो इन चारों में से इसका आंसर कोई भी हो सकता है, यानी कि इसका आंसर कपास, जूट, सन और रेशम, यानी कि प्राकृतिक रेशम, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति डैश से संबंधित है। तो हम लोगों ने देखा था कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन और इसके जो प्रणेता थे वो थे वर्गीज कुरियन। और भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए यह जो था आंदोलन यानी क्रांति जो था चलाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने का समय डैश काल कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि फसल को जब हम बोते हैं उससे लेकर यानी कि उसके पकने के समय तक का जो काल होता है उसे फसल का वर्धन काल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा वर्धन काल।